नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में 2024 अब नजदीक से दिखाई देने लगा है, क्योंकि सियासी बयानबाजी तीखी हो चली है। और इस बयानबाजी के अंदर सिर्फ राजनीतिक जो बातें हैं वो नहीं की जा रही हैं, भविष्यवाणियां भी हो रही हैं। गठबंधन को लेकर कयास लग रहे हैं, गठबंधन कैसा होगा इसको लेकर के बातें हो रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार बता रहे हैं कि 8 साल में कुछ नहीं हुआ है और जो सरकार है उसने कुछ नहीं किया है। किसी भी विषय पर वो बताते हैं कि कहीं कोई काम नहीं हुआ है। सरकार की ओर से जो मंत्री हैं वो बार बार बताते हैं कि सरकार ने इतना कुछ किया है कि वो तीसरी बार आने को तैयार हैं। तो इस गठबंधन के नतीजे क्या होंगे, यानी तमाम तरह की चर्चा है। उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में इन दिनों बढ़ती गर्मी के साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। 2024 का लक्ष्य और तैयारियों के साथ ही प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर भी जारी है। ऐसा लगता है बयानों की बौछार से ही प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माने तो प्रदेश में पिछले 8 सालों में विकास के कोई भी काम नहीं करवाए गए हैं। तो साथ ही गठबंधन की सरकार पर भी हुड्डा ने जमकर हमला बोला है। आप मेरे को बताओ, कोई भी विकास का कार्य आपकी नज़र में है पिछले 8 साल में हुआ हो? कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आया हो, कोई आईएमटी बनाई हो, और कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, या कोई मेट्रो की 1 इंच लाइन बड़ी हो, या रेलवे लाइन नई बनी हो? ऐसा कोई बताओ तो सही आप। हरियाणा की राजनीति में चढ़ते पारे के साथ ही लगातार ऐसे बयान देखने को मिल रहे हैं जहां हरियाणा में विकास को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने और 2024 का लक्ष्य साधने की कोशिश जारी है। हालांकि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। साथ ही आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा ठोक दिया है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से, अजवंत जहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से, और मनवीर छिल्लर हैं आम आदमी पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर मंच से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार एक बात कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। तो फिर काम नहीं हुआ तो आप वोट कैसे मांगेंगे, ये बताइए। देखिए वरुण जी, अभी 3-4 दिन पहले वीरेंद्र चौधरी ने एक बात कही कि दोनों बाबू बेटा सपने में मुख्यमंत्री बन करके सोते हैं और ये कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ। जो कांग्रेस के राज में काम होते थे वो हमारी सरकार में नहीं होते, ये उन्होंने सही कहा। मैं उनकी तो बाद में बताऊंगा उनके में क्या होते थे, पहले मैं अपने काम बता देता हूँ। जो हमारे ट्रांसफर पॉलिसी बनी, उनके राज में कितने लोग दलाल थे और पूरे हरियाणा के लोगों को रोहतक जाना पड़ता था, सिफारिश करा के या खर्ची पर्ची के माध्यम से ट्रांसफर होते थे। हमने ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए, पूरी पारदर्शिता से ट्रांसफर होते। फिर जो सारी खर्ची पर्ची के आधार पर जो नौकरी मिलती थी, हमारी सरकार ने मेरिट के आधार पर और बगैर भेदभाव के नौकरी देने का काम किया है। फिर मैं आ जाता हूँ रोड के ऊपर। हमारे सरकार ने कितने रोड, एक्सप्रेस हाईवे, स्टेट हाईवे, कितने रोड ऐसे कनेक्टिविटी बनाई है जिससे उद्योग हमारे प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा, मैं पेंशन की बात करूँ, ओल्ड एज पेंशन की, उनके समय में मात्र 500 रुपये मिलते थे, आज हमारी सरकार 2750 रुपये पेंशन दे रही है और जितने लोगों को वो पेंशन देते थे उससे डबल को हम पेंशन दे रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, कोविड के बाद हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई है और मुफ्त राशन दे रहे हैं। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने दिया है कि गरीब व्यक्ति कोई इलाज के अभाव में दम ना तोड़े, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। मैं किसानों की बात करूं, आज देखिए किसान निधि योजना के तहत हमने फायदा दिया। कोई किसी की अगर फसल नहीं बुआई जाती फ्लड की वजह से तो उसकी सरकार हमारा मुआवजा देती है। कोई भी फसल हम एमएसपी से कम नहीं बिकने दे रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई दूसरे भी कोई दिक्कत आ जाती है तो मात्र 4000 रुपये जो कांग्रेस के राज में मुआवजे की राशि थी वो हमने बढ़ा के 15000 कर दी। और जो 4-4, 5-5 रुपए के चेक
कांग्रेस के राज में किसानों को देकर उनकी बेइज्जती करने का काम होता था, वो हमारी सरकार ने नहीं होने दिया। और मैं ये कहता हूं कि जितनी सरकारी नौकरियां हमने दी पूरी पारदर्शिता से दी हैं। ठीक है गहलावत हमारे साहब, राज में पूरी पारदर्शिता है। काम आप और जो गिनवा ये रहे हैं, ब्रोकर्स थे जो कांग्रेस के राज में जो दलाली करते थे, वो सारे सिस्टम को हमने खत्म करने का काम किया। और भूपेंद्र हुड्डा का तो कुछ भी नहीं है, लोग इनकी सारी बातों को जानते हैं। किस तरह से इन्होंने किसानों की जमीन हड़पी उसको भी जानते हैं, किस तरह से खर्ची पर्ची लेके नौकरी दी, 13 लिस्टें इनकी कैंसिल हो गई उसको भी जानते हैं, किस तरह से HSIDC के प्लॉट दिए इन्होंने, अपने भाई भतीजों को दिया और कोई पारदर्शिता नहीं रखी, सारे लोग जानते हैं। ठीक है गहलावत साहब, उससे मलाई निकल गई और ये उसके लिए हड़बड़ा रहे हैं और हड़बड़ाई में कुछ भी बयान देते हैं। और किरण चौधरी कहती है कि ये दोनों बाबू बेटा बिल्कुल के रात को सपने में मुख्यमंत्री बनकर के सोते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता इनको भूली नहीं है, हरियाणा की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी और हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, कंप्लीट करिए जी। जी विद्रोही जी, आप कह रहे हैं काम नहीं हुए, मतलब आपके नेता कह रहे हैं वो काम गिनवा रहे हैं। अब ये अच्छी बात है कि जो चुनाव है वो धीरे धीरे इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन गहलावत साहब के पास गिनवाने के लिए बहुत कुछ है। वरुण जी, आपको, गहलावत साहब को, भाई रजत जी को और मनवीर छेल्लर जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। गहलावत साहब किस तरह सत्य बोलते हैं, मैं उन्हीं की बात से शुरुआत करूंगा। इनके पास अगर काम होते, काम करवाने वाले झूठ नहीं बोला करते हैं और झूठे आंकड़े सरेआम टीवी चैनलों में बैठकर नहीं दिया करते। इन्होंने कहा ट्रांसफर में पारदर्शिता आई। देखिए, छोटे कर्मचारियों को आप छोड़ दीजिए, प्रशासन चलाते हैं द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हैं चाहे प्रशासन के। आप उनके ट्रांसफर देख लीजिए, बोलियां लगकर लोग ट्रांसफर होते हैं। कौन कितनी बोली देगा इस आधार पर तय होता है कि डीसी कौन लगेगा, एसपी कौन लगेगा, एसडीएम कौन लगेगा। और एक व्यक्ति के 3-3 बार ट्रांसफर होते हैं। अगर गलती से मान लो किसी को गलत नियुक्त कर दिया, उसको आप डीसी, एसपी या एसडीएम ना लगाओ, समझ में आती है। पर ये जिला नहीं तो वो जिला, वो जिला नहीं तो वो जिला, अर्थात जो जितनी ज्यादा बोली देता है उसको उतनी ही मड़ाईदार पोस्ट मिलती है। इन्होंने कहा कि हमारे यहां बिना पर्ची खर्ची नौकरी मिलती है। हरियाणा के अंदर एक भी नौकरी बता दो जो पेपर लीक ना हुए हो। पहले ये कहा करते थे कांग्रेस ने 20,000 नौकरी दी, 30,000 से ज्यादा बढ़ते ही नहीं थे। पर शुक्र है, सत्य बोलना कुछ तो सीखा इन्होंने। और पिछले साल से मुख्यमंत्री जी कहने लगे हैं कि भाई 86,000 नौकरियां कांग्रेस ने दी और 1 लाख हम दे चुके हैं। ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता। अभी आपने आज ही पढ़ा होगा, आज या कल ही अखबार में, जो इनका HSSC का चेयरमैन है उसके संदर्भ में इनके मेंबर ही कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि हमसे तो पूछा ही नहीं जाता नौकरियां कैसे मिलती हैं, हमसे तो केवल दस्तखत करवा लिए जाते हैं। ये इनकी पारदर्शिता है। इन्होंने कितना बड़ा सत्य बोल दिया कि कांग्रेस के जमाने में 4,000 रुपए मुआवजा मिलता था। अरे कुछ तो शर्म करो। खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के जमाने में 12,000 रुपए मुआवजा दिया जाता था, पर ये 4,000 कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बुढ़ापों की पेंशन कांग्रेस के जमाने में 500 रुपए थी। अरे बोलने से बाज आओ, हमारे जमाने में 1,200 रुपए थी, आपने उसको बढ़ा के 2750 किया। ये ठीक है, तो असत्य बोलते हैं। ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। हाँ, आपने बहुत ज्यादा काम किया, तभी विकास के पैसे सब लैप्स हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ा दी, हमने प्लॉट दे दिए। इनके राज में 8 साल में एक भी रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं कटा है। इनके राज में एक भी HICTC का सेक्टर नहीं बना है। जो कांग्रेस ने जमीनें ले रखी थी उन्हीं में बंदर सारे पैसे खा गए थे, हुड्डा को लूट लिया था। अरे चलो हम खा गए होंगे, पर आपने तो कुछ किया ही नहीं ना। हम खा गए, मान लिया आपकी बात। अरे आपने तो कुछ किया ही नहीं, कर्जा भी नहीं देता था। अरे भाई चुप रहिए ना, आपका नंबर आए तो बोल लेना। आपने तो क्या बात वरुण जी, कोई बात नहीं। वरुण जी, अगर मेरा कोई तथ्य गलत हो तो बता दें।
नहीं भाई, इन्होंने कोई एक सेक्टर काटा और रेजिडेंशियल तो बता दें, एक HICDC का सेक्टर काटा तो बता दें। इनके लिए जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है, जमीन अधिग्रहण आपने की नहीं। आप कह रहे हमने रोड बना दिए, अरे आपने कहां रोड बना दिए, कहां हाईवे बना दिए, आपने कहां जमीन अधिग्रहण की है? जो कांग्रेस के जमाने के रोड थे उन्हीं के जमाने ठीक है विद्रोही जी, मैं जरा दो और मेहमानों को शामिल कर लूं चर्चा में। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं सर, मैं खत्म कर रहा हूं। यूपीए के जमाने के थे उनको आपने इंप्लीमेंट किया है, और जो कांग्रेस ने बना रखे थे उनमें आप रोडिया डाल रखी हैं, वरना गांवों के रोड और अंदर के रोडों की क्या हालत है सबको मालूम है। विधानसभा के अंदर आपके खुद के विधायकों ने इसी सेशन के अंदर आपकी सरकार का बाजा रोडों के नाम पर बजाया है, और नागरिक सुविधाएं प्रदेश में कहीं है नहीं। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो लगातार आपके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा। आपसे सब असंतुष्ट है, और आप छोड़िए तीसरी बार सरकार आने की, आप सत्ता से बाहर जाने। चलिए ठीक है रजवंत भाई, चौटाला परिवार में से ही एक सदस्य ने चौटाला परिवार की पार्टी को सलाह दी है। रंजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ गए तो इनेलो खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का काम है तोड़ना। देखिए एक सलाह आई है आपके लिए। देखिए आजकल जो लोग सलाह दे रहे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि सलाह देने वाले अब सतर्क हो जाए या लेट हो गए। और हम जिस हिसाब से जनता के बीच में जा रहे हैं, जो भी काम जो जनहितैषी होंगे, जनता के लिए कोई भी काम ऐसा होगा जिससे जनता को फायदा मिले, वो कदम उठाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और जो लोग आज सलाह दे रहे हैं उनसे पूछो वो उससे पहले कहाँ थे, वो कांग्रेस में ही तो थे ना, उनको कितने ज्यादा दिन बाद समझ में आई है। अनुभव से बता रहे होंगे ना। नहीं अनुभव की बात नहीं है, मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं बताना चाह रहा कि उनकी पार्टी, लेकिन उनका अनुभव कांग्रेस ने तो उनको बहुत कुछ दिया था। कहने की एक अलग बात है, इतने लंबे समय तक अगर वो वहां पर रहे हैं, कांग्रेस ने उनके हिसाब से उनको दिया था, और अब वो निर्दलीय मंत्री बन गए तो एक अलग चीज है। ये एक कई बार एक भाई रजत भाई, किसी ने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने के बाद वो सलाह देगा ना उस सड़क पे मत जाना, वहाँ गड्ढे बहुत है। अरे नहीं अपना अनुभव होता है। हमें ये किसने कही है कि ये एक चीज और भी बात आती है ना कि ये किसने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ आज ही गठबंधन हो रहा है। हाँ। कांग्रेस की ये बातें भविष्य के लिए है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने लेवल पर जनता के बीच में जा रही है। आप देखिए आज हमारे 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। जो परिवर्तन पद यात्रा से 1000 किलोमीटर की जो यात्रा अब तक हमने की है, उस 1000 किलोमीटर के हमारे से अनुभव पूछिए ना, हमेशा हम वो साझा कर सकते हैं, और उससे हमें ये पता लगा है कि जनता क्या चाहती है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस की बात चल रही है, जिस प्रकार से बीजेपी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस के समय में कितना कर्जा था ये कांग्रेस वाले भी बता पाएंगे। ये तो 75,000 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 88,000 करोड़ था, फिर ये 1,05,000 करोड़ पहुंच गया। लेकिन आज देखिए ना, ये 3.5 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है ये कर्जा इनका। तो ये कर्जा जब पहले कांग्रेस ने किया और अब बीजेपी ने किया, लेकिन आप ये तो देखिए ना कि धरातल पर चीज क्या है, जनता के सामने ये क्या चीज रखेंगे कि जनता इनको चुने। हम जनता के पास जाकर उनसे यही तो चीज पूछ रहे हैं कि क्या आपको पिछले 15 साल में, 18 साल में आपको कोई ऐसी सुविधाएं मिली है जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भी आपने देखी, भारतीय जनता पार्टी भी आपने देखी, एक तीसरी पार्टी जो यमुना पार भेजने वाली थी वो भी आपने देखी। आपको वही तो चीज देखना है ना, उसी में से तो आपको देखना है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। लेकिन अब जनता इन तीनों पार्टियों की हकीकत से वाकिफ हो चुकी है, इनको नकार चुकी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो आज जो माहौल चल रहा है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जो जनता के सामने जिस प्रकार से जा रहे हैं, विधानसभा में उनके मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं, जनता एक बार मन बना चुकी है कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी। क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी जब एक बार एक चीज कहा था कि कोई भी काम अगर करते हैं तो बोला मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन उस समय क्या बात चली थी, चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि बोला बुढ़ापा पेंशन मैं दूंगा, आप एक बार बैठे रहना और आप भी लेके जाओगे। ठीक उसी प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने काम किया। और आज जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिन बातों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो भी जनता से वायदे कर रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने आपसे वायदा किया वो पूरा किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो आपसे वायदा किया वो पूरा किया। अब मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, अब मैं भी आपको वायदा करके आपको पूरा करके दिखाऊंगा। इससे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों से कहा था कि अगर आपका 26 जनवरी तक
अगर आपकी मांगे मान ली जाती हैं तो ठीक है, वरना मैं आपके लिए 27 जनवरी को इस्तीफा दूंगा। आपको भी पता है इस्तीफा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिया। उस समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे, उस समय बीजेपी के लोग कहाँ थे? वो किसानों का मजाक उड़ाने वाले लोग आज कहते हैं कि हमने किसानों का भला किया। किसानों का भला किसी ने नहीं किया। ये हकीकत है कि किसानों का अगर कोई सच्चा हितैषी है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। ठीक है जी वरुण जी। जी जी मनवीर भाई, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये मुझे बताइए कि दो मेजर पार्टियां हरियाणा की, बीजेपी कांग्रेस, दोनों के दावे हैं 24 में सत्ता में आने की। जाहिर सी बात आपके भी हैं, इनेलो के भी हैं, लेकिन एक बता रहे हैं काम हुआ नहीं, एक बता रहे हैं काम हुआ है। आप आपको क्या लग रहा है? भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप तो कहते हैं उनके हुड्डा साहब के टाइम में भी काम नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस शासन में थी, 10 साल शासन किया, उसके बाद जनता ने उनको नकार दिया, फिर बीजेपी आई। बीजेपी पहले टर्म में संपूर्ण बहुमत के साथ आई, दूसरे में वो बहुमत से पीछे रह गई। जनादेश बीजेपी के विपरीत आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लंगड़ी सरकार बनाने में और राजभोग करने में वो कामयाब हुए। और अब यहां मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, ये जुमलेबाज पार्टी का काम आते ही सबसे पहले जुमले बोलना, झूठ बोलना है। एक भी बात, मैं जितनी भी डिबेट देख रहा हूं, हर डिबेट में हर प्रवक्ता साथी कोई ना कोई झूठ बोलता रहता है और वही डिबेट में उनके झूठ निकलते हैं। विद्रोही जी ने उनका झूठ पकड़ा। मैं भी एक चीज ये कहना चाहता हूं कि कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी, नौकरियां देने के बाद भी हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में पहले नंबर पे कैसे आ गया? कैसे दे दिया इन्होंने इतना रोजगार कि पूरे देश में प्रथम स्थान पे बेरोजगारी दर हो गई हरियाणा की। कहते हैं कि हमने स्टेट हाईवे बनाए, बिना एक्वायरमेंट के स्टेट हाईवे कैसे बनाएंगे? इनफैक्ट जो स्टेट हाईवे बनाना था, जैसे द्वारका टू गुड़गांव एक्सप्रेसवे, उसको भी ये पूरा नहीं कर पाए। मजबूरी में एनएचआई ने उसको ओवरटेक करके उसको पूरा करने का काम किया है। ये स्थिति इनकी दिखा रही है कि इनका कोई भी कार्य नहीं है। जनता तो अब हाथ जोड़ के कह रही है कि हमें और विकास नहीं चाहिए, आप बस कीजिए, बस आप अब चले जाइए। इन्होंने देश अच्छा, ये जाएंगे तो आएगा कौन, ये बताइए मुझे। जो सबसे बुरी रैंकिंग है, मुझे ये बताइए, ये जाएंगे तो कौन आ रहा है फिर? करके क्या कह रहे हैं वरुण जी? ये जाएंगे तो फिर आ कौन रहा है? जनता जिसको चाहेगी वो आएगा। जनता किसको चाह रही है ये बताइए ना। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसको जनता दिल से चाह रही है। और हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में 10 साल में इतनी ज्यादा सक्सेस किसी पार्टी को, किसी की नीतियों को मिली है तो वो आम आदमी पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां घोषणा की, झूठे वादों की बातें करती है। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो गारंटी योजना देती है, गारंटी वादा नहीं करती, गारंटी, और उन गारंटियों को पूरा करते हैं। और चुनाव से पहले, जैसे दिल्ली में गए, चुनाव से पहले जाते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दे देना, वरना बेशक वोट ना देना। बीजेपी खुद चुनाव से डरी हुई है, जानबूझ के अभी भी उन्होंने फरीदाबाद और गुड़गांव, ये दोनों क्षेत्र दिल्ली से लगते हुए हैं और काफी दिल्ली की राजनीति से प्रभावित है, जानबूझकर इनके निगम के चुनाव अटकाए हुए हैं, लंबित हैं, क्योंकि इनको वहां पता चल रहा है जैसे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव लटकाए, ऐसे ही वहां चुनाव लटकाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो वहां से जा रही है। जितने भी हरियाणा में उपचुनाव हुए उनमें आप इनकी स्थिति देख लीजिए, बीजेपी की क्या स्थिति रही। जिला पार्षद के चुनाव में देख लीजिए इन्होंने कितने टिकट दिए, करीब 215 टिकट दिए थे इन्होंने, इनके कितने कैंडिडेट जीते? 19। जनता इनको पहले ही नकार चुकी थी। जनादेश चलिए गहलावत साहब काउंटर करेंगे, जवाब देना चाह रहे हैं गहलावत साहब जी। और इनकी कोई भी भविष्य नहीं है, हरियाणा में बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है। ठीक है गहलावत साहब। देखिए वरुण जी, मुझे एक बात पर हंसी आ रही है। दो आदमियों ने जो बोले, वैसे उनकी कोई हरियाणा में हैसियत नहीं है। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ, जिसकी नींव ही झूठ पर रखी हो। जब अन्ना हजारे का एजिटेशन चल रहा था तो केजरीवाल उछल उछल के बोलते थे कि हमारा राजनीति से दूर का भी वास्ता नहीं है और हम जिंदगी में कभी राजनीति पर नहीं आए। फिर उन्होंने कहा जब राजनीति में आ गए
उन्होंने काम कार गाड़ी आप कांग्रेस बीजेपी ने चैलेंज किया था कि अगर आप बदलाव करना चाहते तो राजनीति में आइए। आप झूठ मत बोलिए। आप लोगों ने चैलेंज किया था और फिर हम राजनीति को बदलने के लिए राजनीति में आए। आप ये झूठ मत बोलिए। मनवीर भाई रुकिए, आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे, वो जवाब देने दीजिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को धूल चटाने का काम आम आदमी पार्टी ने मनवीर रुकिए, दोनों को धूल चटाई। मनवीर रुकिए, मनवीर रुक जाइए। राजनीति के मनवीर रुकिए, आप काउंटर करिएगा ना जब बारी आएगी आपकी। रुकिए, बोलने दीजिए। देखिए, अगर आरोप लगाते हो तो सुनने की हिम्मत भी रखिए भैया। अगर मैं कोई झूठ बोलता हूं तो आप टोक देना। क्या उन्होंने ऐसे वादे नहीं किए थे वरुण जी? आप तो सारे चैनल पे इस पे डिबेट करते हो। सारे वादे उन्होंने नहीं किया। क्या इनके 3 मंत्री जेल में नहीं है? क्या चौथे से पूछताछ नहीं हो रही? क्या इन्होंने शराब घोटाला नहीं किया? मैं ये कहता हूँ, लेकिन इनका हरियाणा में कुछ नहीं है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरी बात, मैं लोकदल की बात पर आता हूँ। मैं जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सजा हुई, मैं उसमें डिबेट में था, तो सारे लोकदल के कूद के कह रहे थे कि हमारा तो ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम नहीं था, भूपेंद्र हुड्डा ने नाम डलवा दिया और सजा करा दी। आज आप बात चल रही है गठबंधन लोकदल और कांग्रेस की। कांग्रेस तो रही नहीं, लोकदल के लोग ही तो कांग्रेस में है। जो कांग्रेस के असली लोग थे वो तो हुड्डा साहब ने भगा दिए 2005 के बाद। चाहे वो तंवर था और चाहे शैलजा थी, चाहे सुरजेवाला था, चाहे किरण चौधरी थी, कांग्रेस में ही तो है भाई। अशोक ये कहता हूँ, आप एक चौटाला साहब, हुड्डा साहब के साथ जो भी आदमी है, मुझे एक भी आदमी, आपने नाम ठीक नहीं लिए गहलावत साहब। सारी लोग आपको नाम लेने थे धर्मवीर का, आपको नाम लेना था कौशिक का, आपको नाम लेना था राव इंद्रजीत का। चौधरी वीरेंद्र सिंह का, मैं लेता जाऊंगा ना। कांग्रेस में आ गया। इन लोगों का नाम लेना तो भूल गए। आज कांग्रेस को, जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते थे, आज वो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए। बीजेपी पाक साफ है, बीजेपी ने उन्होंने तगमा दे दिया। और ये कहना चाहता हूँ, विद्रोही साहब ने कुछ सवाल खड़े किए थे, मैं उन पे चर्चा करना चाहूंगा। इन दोनों आदमियों पे मैं अपना टाइम खराब नहीं करना। अरे नहीं, सम्मानित साथी है सभी। देखिए, मैं कहता हूँ 1% भी वोट जिसकी नहीं है, जिसका एक भी एमएलए नहीं है, जो हमारे को पानी देने का विरोध करते हैं, जो हमारे को चंडीगढ़ में राजधानी बनाने का विरोध करते हैं, उन लोगों से हरियाणा के लोग क्या बात करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये किस तरह की भाषा बोलते हैं या हरियाणा में आके, और वहां बैठ के, दिल्ली में बैठ के किस तरह की भाषा बोलते हैं। और सारा के सारा लोगों को पता लग गया कि ये भ्रष्टाचारी। विद्रोही जी ने जो सवाल उठाया उनका जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ, विद्रोही जी ने जो बातें कही, विद्रोही जी ने एक बात तो मान ली कि भाई छोटे लोगों के जो छोटी क्लासेस है उनके तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं। चलो, अगर अपोजिशन का आदमी कुछ भी मान लेता है तो वो बहुत बड़ी बात है। और विद्रोही साहब ने तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से जमीन के घोटाले होते थे, किस तरह से हुड्डा साहब की सरकार में किसानों को नोटिस देके उनकी जमीन अधिग्रहण का नोटिस दिया, और अपने आदमियों से किस तरह से उन्होंने एग्रीमेंट करा लिए, और फिर वो नोटिस वापस लेके किस तरह से इन्होंने घपला करने का काम किया। जो 154 नंबर लेके पहले स्थान पर रहा इंस्पेक्टर भर्ती में, उसको छोड़ दिया। आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी कमेटी बना दी कि ये लिस्ट संदिग्ध है। 13 लिस्टें इनकी कैंसिल हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, HSIDC के 20 प्लॉट थे, 20 के 20 अपने रिश्तेदारों को दे दिए। तो ये हमारी पारदर्शिता की बात नहीं कर रही। किस तरह से CLU होता था सब जानते हैं, करोड़ रुपए कैसे होता था। सब बोलते थे रोहतक में जाओ, पेपर लीक होना है तो वहां से पेपर मिल जाएगा, नौकरी होनी है तो वहां चले जाओ। गहलावत साहब का जो कनेक्शन है उसमें, जी बोलिए। मैं कहता हूं, हमारे तो अपने फोन से ही आज सारा क्रम हो रहा है। सभी की पेंशन बन के फोन पे मैसेज आ रहे हैं, और जो भी सिस्टम है, आयुष्मान योजना है, कोई भी योजना है, चाहे वो नौकरी की बात है, सब हमारे फोन से ही सारा काम हो रहा है। और ये कहते हैं कि पारदर्शिता नहीं है। और पारदर्शिता कैसे आएगी? जैसे हुड्डा साहब के राज में पर्ची खर्ची लेके ये दलाल लोग बैठे थे, क्या वो दलाली करने हम इनको देते तो क्या पारदर्शिता होती? क्या ऑनलाइन सिस्टम होने में पारदर्शिता आई है? एक मैं वरुण जी आपको और बताना चाहता हूँ, जब पेंशन की बात आई थी बैंकों में कराने की, सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस पार्टी ने मचाया था कि गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं है, कैसे बैंकों में जाएंगे। जितना भ्रष्टाचार बीच में होता था वो सब खत्म हो गया। हमने जब किसानों को सीधी पेमेंट करने की बात की,
इन्होंने कितना हल्ला मचाया था। 62,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में सीधे भेजने का काम किया। आज सारा किसान खुश है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ बरगलाने की बात करते हैं, इनको सबने नकार दिया। किसान एजुकेशन में किस तरह की बातें करते थे, और जब चुनाव हुए 5 राज्यों में, यूपी में तो इन्होंने प्रियंका गांधी को उतारा था। 397 सीटों में तो हारनी जमानत जब्त हुई, सीट एक भी नहीं आई। अरे भैया, क्या बात करते हो? कहाँ भारतीय जनता पार्टी और कहाँ कांग्रेस, कहाँ मुकाबला? हिमाचल में भी तो प्रियंका गांधी गई थी ना, वहाँ सरकार बन गई उनकी। सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। चलिए ठीक है, चैनल से मैं बताता हूँ। ठीक है विद्रोही जी, भाई आपके जो दावे उनसे संतुष्ट नहीं है क्या रावत साहब? वरुण जी, उनकी संतुष्टि से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो आपके सामने आंकड़े रखे हैं, आप गूगल कर लीजिए, सरकारी आंकड़े निकाल लीजिए। मेरी बात गलत होगी मैं माफी मांग लूंगा। जहां तक जमानत जब्त होने की बात है, राजनीति में चुनाव में हार जीत होती रहती है, हम हारे हैं, मैं स्वीकार करता हूं, पर ये भूल गए इनके तो पितृ पुरुष, शिखर पुरुष आडवाणी जी और वाजपेयी जी की कितनी बार जमानत जब्त हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, इनके जमाने में इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है, इन्होंने तो 2 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने के लिए PALA, PPA वो है पंजाब लैंड रिक्लेमेशन एक्ट 1900, उसमें संशोधन कर दिया ताकि सारी फरीदाबाद की जो जमीन है वन भूमि की, पहाड़ की, उसको निकालकर खान की पूंजीपतियों को अरबों रुपए में बेच दें। वो सुप्रीम कोर्ट से कामयाब नहीं हुआ तो एक नया जंगल सफारी प्रोजेक्ट लिया है। 10,000 करोड़ 10,000 हेक्टेयर जमीन के अंदर इतना बड़ा घोटाला है, इनको पता चल जाएगा। और मैं आपको बताऊं, उस घोटाले को मैं भी सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहा हूं, मैं भी रिट कर रहा हूं। शायद मैं 25 की जो एक सुनवाई है खान वाले मामले में, उसमें इंटरवीन कर रहा हूं, शायद मेरी मंजूर हो जाए तो मैं इनको बहुत इनकी पोल खोलूंगा कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला PALA एक्ट में परिवर्तन कर कर किया है, आप सोच भी नहीं सकेंगे। ये कहते हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि भाई इनके आप पारदर्शिता है, इन्होंने बहुत काम किया। अरे आपने जमीन का टुकड़ा अधिग्रहण नहीं किया। छिल्लर साहब ने ठीक कहा है, क्या आपने जब एक जमीन आपने कहीं अधिग्रहित नहीं की तो क्या आपने आसमान के अंदर बना दिए कि प्रोजेक्ट? और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे कोरियावास के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 7 साल हो गए बनते बनते, अभी तक बना नहीं है। इस साल जो उसका 25 करोड़ रुपया इन्होंने दिया था वो भी लैप्स हो गया। ये सरकार तो ऐसी है, मैं दक्षिणी हरियाणा के दुनिया भर के प्रोजेक्ट गिना दूं जो इन्होंने कांग्रेस के जमाने में शुरू हुए थे, आज तक पूरे होने का नाम नहीं ले रहे, पैसा ही नहीं दे रहे, सारा पैसा लैप्स हो जाता है। ग्रामीण विकास का 7,000 करोड़ रुपया लैप्स हो चुका है। इनकी भर्तियां कोर्ट में इनकी भी है, लंबी चौड़ी आंकते हैं, किस तरह ये हेराफेरी करते हैं सबको पता है। आप छोटी नौकरियां मैं मानता हूं, ग्रुप सी की चपरासियों की नौकरियों में थोड़ी बहुत पारदर्शिता बरतते हैं, परंतु जो व्हाइट कॉलर जॉब हैं, HCS की भर्तियां हैं, जजों की भर्तियां हैं, आप मेरे गिनवा रहे हो, मैं कहो तो आपका जज वाली भर्ती के अंदर एक एक कैंडिडेट के नाम बता दूं। ये तो वो बात हो गई, हमारी कमीज पे दाग है तो क्या हुआ, इनकी पे भी तो है। ये तो इंटरव्यू देकर किस तरह लोगों के साथ धोखाधड़ी करी। आप लोग झूठ बोलते हैं। और मैं एक बात कहूंगा, आप रणजीत जी की बात कर रहे थे, रणजीत जी मेरे मित्र हैं, उनको बोलते समय कुछ तो सावधानी बरतनी चाहिए। अरे कांग्रेस ने वो 4 चुनाव हारे, कांग्रेस के अंदर 4 इसके विधायक के, सांसद के चुनाव हारे, उसके बावजूद भी कांग्रेस के शासन के अंदर 2004 से 2014 तक वो मंत्री बने रहे। वो हमारे प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन थे, कैबिनेट मंत्री थे वो, और उनको क्या दें हम? अब हमारी सरकार चली गई। अरे तू बताइए 2005 के बाद क्या दे भाई? कोई हारा हुआ आदमी दूसरे को क्या दे सकता है? नहीं वो तो लंबी चौड़ी, वो तो कह रहे हैं भाई कांग्रेस से धोखा मिलेगा, सलाह दे रहे हैं वो तो सलाह ही दे रहे हैं ना कि धोखा मिल सकता है, मत जाना। अन्य कहा, उनको तो हमने धोखा नहीं दिया ना, मैं उनको कह रहा हूं वो तो कांग्रेस में रहे, उन्होंने धोखा दिया है। 3 बार वो बीजेपी में जा चुके हैं, 3 बार बीजेपी को छोड़ चुके हैं, 3 बार कांग्रेस में आ चुके हैं, 3 बार कांग्रेस को छोड़ चुके हैं।
वो कब रहे इनेलो के साथ? वो तो 1990-91 के बाद इनेलो के खिलाफ रहे हैं। वो खुद अपने परिवार के खिलाफ रहे हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के खिलाफ पिछले अरे भाई परिवारवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, कर रहा हो, उसको तो कोई परिवार को सलाह देनी ही नहीं चाहिए। अगर उनका परिवार इतना ही अच्छा था, इनेलो पार्टी चौटाला परिवार की राजनीति इतनी अच्छी थी, तो वो 33 साल से उनके बाहर क्यों है, उनके खिलाफ क्यों है, उनके खिलाफ राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो उनको सलाह देने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, अपनी तैयारी कर रही है, हमारी डायरेक्ट फाइट है। और मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई समझौता होगा, क्योंकि पूरा विपक्ष एक होने की स्थिति में है। आपने नोट किया होगा, विपक्षी दल अब एक दूसरे की आलोचना भी नहीं कर रहे। मैं तो पहले भी नहीं करता था। आपको मैं बता दूं, अजय माकन ने कल ही सवाल खड़े किए आम आदमी पार्टी के साथ जाने पर। किसने? अशोक माकन जी ने, अजय माकन पर किए। देखिए, राज्यों के अंदर टकराट है, मैं मानता हूं, हाँ। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि राज्यों के अंदर टकराट है। अपनी अपनी जमीन को बचाने के लिए और अपनी अपनी जमीन को तलाशने के लिए विभिन्न पार्टियां आएंगी, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। पर फिर भी कटुता कम हुई है, ये तो आप मानेंगे ना। कटुता कम हुई है, तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं, हो रही है। अब मैं आपसे कहता हूं, हरियाणा में एकता नहीं होगी, हरियाणा में एकता नहीं होगी, हम अकेले लड़ेंगे। चलिए, पर फिर भी हमने आप पार्टी के साथ दो बातें रजवंत भाई, ठीक है भाई। एक तो ये बड़ी क्लियर बात कह रहे हैं कि हरियाणा में एकता नहीं होगी, अकेले अकेले लड़ेंगे। एक और गहलावत साहब मतलब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इनेलो को। जी जी, देखिए गहलावत साहब का क्या है, वो तो किसी को भी, वो तो सीरियस किसी को भी नहीं ले। उनका क्या है, वो तो नरेंद्र मोदी को ही सीरियस ना ले अगर इनका बस चले तो। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके नेता है वो। नहीं नेता है नहीं, वो तो बात में बता रहा हूँ ना, ना ले तो उनके क्या, वो तो उनके अपने विचार है। लेकिन आज हकीकत ये है, जब कोई भी अगर दल है और उस दल के बारे में अगर वो इस प्रकार की बातें कह रहे तो उनकी बातों का जवाब देना मैं तो उचित समझूंगा नहीं। लेकिन ये विद्रोही जी जो बात कह रहे हैं कि हरियाणा में हम अकेले लड़ेंगे, इस चीज का फैसला कौन करेगा, ये एक बाद की बातें हैं। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका एक अहम बताते हुए उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही है, तो अगर जब वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये चीजें बातें चलती हैं तो उसके बाद क्षेत्रीय दलों की तो बातें स्वाभाविक है। जब उनको पता है कि उनकी जो एक भूमिका है उनको नकारा नहीं जा सकता, और जब क्षेत्रीय दलों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता और उनका सहयोग चाहिएगा तो निश्चित तौर पर सारे गठबंधन भी होंगे, क्योंकि विपक्ष में जब तक छूट रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। इन्होंने एक चीज है, ये भारतीय जनता पार्टी वही तो अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जब कांग्रेस के जो लोग थे जिनके ऊपर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके वो सारे अच्छे हो गए। कांग्रेस आज भी बेकार है। आज जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगाते, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शाम को कांग्रेस ज्वाइन कर, बीजेपी ज्वाइन कर जाए, वो उनसे अच्छा कोई नेता नहीं रहेगा। जिस प्रकार के जो हालात परिस्थितियां चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहां से चुनाव लड़े, किसके साथ लड़े। आज हालात परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती, 1 मिनट का भी देरी नहीं है। और गहलावत साहब भली भांति इन चीजों से परिचित है। हाँ, मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस का जो गठबंधन है वो किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। यहाँ पर बैठकर अगर प्रदेश स्तरीय अगर राजनीति की बात करें तो वो प्रदेश स्तर के नेता इसमें भागीदारी नहीं निभा पाएंगे। वो तो नेतृत्व अगर ऊपर से तय करके आएगा कि किसको गठबंधन में लेना है, किसको नहीं लेना, वो एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाने की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है भाई मनवीर भाई, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा और राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक सेकंड समय कम है। मैंने स्वीकार किया है इस बात को कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन होगा तो वो एक अलग इशू है, मैंने स्वीकार नहीं किया है। मनवीर भाई, ये तो गठबंधन की सूरत, मतलब क्योंकि इनेलो बड़ी उम्मीद कर रही है गठबंधन होगा और गठबंधन में ही लड़के बीजेपी को हराया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है अभी इस मूड में है नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि विपक्ष को एकजुट होना, मैंने गठबंधन की बात नहीं की, मैंने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। आप चलिए ठीक है, गठबंधन की परिस्थिति गलत इंटरप्रेट ना करें। ठीक है, मैं गलत कोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सुनवा दूंगा। मैं तो खाली इसको एक ही चीज का कि वर्तमान हालात में गठबंधन की अहम जरूरत है, क्योंकि गठबंधन की अहम जरूरत है। तो भाई मनवीर शिल्लर क्यों नहीं समझ पा रहे गठबंधन की जरूरत को, आपकी पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही? देखिए वरुण जी, गठबंधन के लिए या मदद के लिए वही जाता है जो सक्षम ना हो, जिसको अपनी काबिलियत पर शक हो
या अपनी विचारधारा पे शक हो। आम आदमी पार्टी को अपनी काबिलियत पर, अपनी विचारधारा पर, अपनी नीतियों पर और जनता से मिले प्यार पर बिल्कुल कोई शक नहीं है। और आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर हरियाणा में चुनाव में जाएगी और अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी, क्योंकि हमारा मॉडल कांग्रेस और बीजेपी, नेलो, इन सब पार्टियों से बिल्कुल अलग है। हमारा राजनीति का जो मॉडल है, गवर्नेंस मॉडल है, वो डिलीवरी बेस्ड मॉडल है, जबकि ये इन सब पार्टियों का। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना सा गलाव साहब आ नहीं पाऊंगा आपके पास, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना था। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।